नमस्कार दोस्तों, पूरा कागज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के जो मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ हैं, जिसमें हम 2023, 24 और 2022 यानी कि 2022, 23 और 24 के 3 साल के हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करके देखेंगे। यहाँ हम ना केवल उनके आंसर देखेंगे, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये कहाँ से आए हैं और क्या 2025 या फिर आगे आने वाले जो यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं, उनमें इसकी इम्पोर्टेंस है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो वीडियो है। तो जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो हम सबसे पहले 3 साल के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 25 लिख दिया है मैंने, 2022, 23 और 24 3 साल के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, वो स्पेक्ट्रम से आए हुए हैं। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी के लिए जो स्पेक्ट्रम है, वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रामबाण की तरह काम करती है और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, वो स्पेक्ट्रम से आए हुए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर अभी तक आपने ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और अभी भी आपने अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है, तो आपको एक बार इसको गो थ्रू कर लेना चाहिए। अब देखिए, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ी बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, तो क्या हमको पूरी बुक पढ़नी चाहिए या फिर एक स्मार्ट स्टडी के द्वारा स्मार्ट वर्क करके और ये जो स्पेक्ट्रम है इसको कंप्लीट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि आपको इसको स्पेक्ट्रम को पढ़ना कैसे है। कम टाइम है क्योंकि अभी मई में आपका एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही हम देखेंगे कि जो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है, वो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन यूपीएससी में 2024 में कौन-सा था और उसका आंसर और उसका सोर्स कहाँ पर था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था 2024 में आया था और क्वेश्चन था कि कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन था कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। अब ये जो क्वेश्चन है, तो पहले हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे कि जो कार्नवालिस है, कार्नवालिस की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो अगर आपने थोड़ा भी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो आपको पता है कि कार्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाई गई थी, ना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जो पहला ऑप्शन है, ये तो पहली ही लाइन में गलत हो जाता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा बोल रहा है, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता, तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। अब जो सेकंड मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि पहला वाला तो एकदम गलत है। और सेकंड वाला भी मुझे पता है कि स्थायी बंदोबस्त जो था या फिर कोई भी बंदोबस्त, अगर ये कोई भी व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की जाएगी और अगर जमींदार किसी भी व्यवस्था में नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य का राजस्व भुगतान ना करे, तो उसे उसकी ज़िम्मेदारी से हटा दिया जाएगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट है और ऐसी स्टेटमेंट हमेशा सही होती हैं। तो ये दूसरी जो स्टेटमेंट है, ये सही है। अब हम देखेंगे कि इसका जो सोर्स है, वो क्या था। तो चलिए सोर्स पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप सभी कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, ये दी हुई है कि जो यदि कोई ज़मींदार, ये कौन-सी स्थायी बंदोबस्त का स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। तो इस स्थायी बंदोबस्त के बारे में दिया है कि यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये सही है यहाँ से। और इसी चैप्टर में जो ये भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण है, इसी चैप्टर में ये भी दिया हुआ है कि जो राजस्व संग्रहण की रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये हेक्टर मुंडो के द्वारा लाई गई थी, ना कि कार्नवालिस के द्वारा। तो स्पेक्ट्रम को आपको बहुत ही, अब देखिए आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम को पढ़ना कैसे है। पहले आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं, फिर आपको देखनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। फिर आपको देखना है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट वायसराय हैं या फिर गवर्नर जनरल हैं भारत के, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं या फिर महत्वपूर्ण एक्ट एक्ट लाए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी में। पढ़ लेना है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो आगे भी हो सकता है कि
जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, या फिर महालवाड़ी व्यवस्था है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस प्रकार से पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, फिर आपको अपनी जो स्टैटिक बुक है, स्पेक्ट्रम है, या फिर जो भी बुक आप यूज़ करते हैं उसमें उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो यूपीएससी में आया हुआ था। अब देख सकते हैं यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी दिया है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। इसका मतलब है जो पहला ऑप्शन था वो गलत था, और ये दोनों ही कटिंग जो है ये हमारी स्पेक्ट्रम की है। तो स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कम टाइम है आपके पास तो भी आप इम्पोर्टेंट चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे प्रमुख जो अधिनियम है वो आपको करके ही जाना है, क्योंकि आपको अभी हर साल एक ना एक अधिनियम वाला क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कितना इम्पोर्टेंट ये वाले जो चैप्टर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको मेन मेन चीज़ें करके जाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ये जो क्वेश्चन है ये इंडियन पॉलिटी में भी आप पढ़ते हैं और इंडियन हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके लिए मैंने कोई कटिंग नहीं डाली है, तो ये कहीं से भी ले सकते हैं। और ये जो इसका आंसर है डी है, आप सभी को पता होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले ये कम टाइम के लिए अस्थायी रूप से सभापति बनाए गए थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूर्णकालिक या फिर स्थायी सभापति बना दिया गया था। ये आपको याद रखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इजी क्वेश्चन पे भी काफ़ी अच्छी पकड़ बनानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, वेट। तो जो ये क्वेश्चन है आपका 2024 में आया था, और ये तीसरा क्वेश्चन था। तीन ही क्वेश्चन यूपीएससी में 2024 में मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कम आएंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूपीएससी एंड लाइफ बोथ आर अनप्रडिक्टेबल। यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। जैसा हमारा जीवन अनप्रडिक्टेबल है वैसे यूपीएससी भी अनप्रडिक्टेबल है, बट हम इसको डिकोड कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ये वाला थर्ड क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन एक्ट से है, भारत सरकार अधिनियम 1935। जितने भी एक्ट हैं, जितने भी, आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, जो लगातार हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो सारे देखेंगे। पहले अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। जो ये ऑप्शन है ये सही है, ये मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसका दूसरा ऑप्शन है, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में अधीन रखा गया। देखिए परिसंघीय का मतलब क्या होता है, संघीय व्यवस्था। इसका मतलब है कि एक सेंटर होगा, उसके अंदर बहुत सारे प्रांत होंगे, फिर राज्य होंगे, और इन इस व्यवस्था से जो मिलकर व्यवस्था बनेगी वो कहलाएगी परिसंघीय व्यवस्था। ये तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल, मतलब इनमें जो परिसंघ है, इनमें जो विधानमंडल है उनके नियंत्रण के अधीन रखा गया। अब आप बताइए कि क्या अंग्रेजों के द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि रक्षा और विदेश संबंधी महत्वपूर्ण मामले प्रांतों को दे दिए जाएं? तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब दूसरा गलत है। जब दूसरा गलत है तो इसका आंसर होगा ओनली ए, केवल वन, केवल एक। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखेंगे हम कि ये आपकी स्पेक्ट्रम में है या नहीं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये स्पेक्ट्रम का जो एक्ट वाला क्वेश्चन, मतलब चैप्टर है, यूनिट 9, वहाँ से ये दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए 1935 का अधिनियम दिया है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, एक अखिल भारतीय परिसंघ बनाने की बात इस अधिनियम में की गई थी, लेकिन जो कभी बन नहीं पाया था। लेकिन इसमें बात की गई थी कि एक अखिल भारतीय परिसंघ या फिर संघ बनाया जाएगा, लेकिन ये कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाई। ये देखो ये लिखा है, चूंकि ये शर्तें पूरी नहीं हो सकी इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन ये इसकी बात इस अधिनियम में की गई थी। पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया, सुरक्षित और हस्तांतरित। सुरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा। मतलब जिसने भी थोड़ा भी इम्पोर्टेंट ध्यान देकर पढ़ा होगा, मतलब आसानी से इस आंसर को
इस ऑप्शन को या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। इसमें दिया हुआ है कि जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक मामले थे जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर करना था। इसका मतलब है कि दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो विदेशी मामले और रक्षा जैसे मामले थे वो किसकी प्रशासन में थे? गवर्नर जनरल के अंतर्गत। तो ऐसे इस टाइप से आपको देख सकते हैं कि ऐसे यूपीएससी जो स्टैटिक किताबें हैं या फिर स्टैटिक बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछती है। तो आपको कुछ इस टाइप के टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको फैक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है कि जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि डेट है कहीं की या फिर कोई सन है, ईयर है या फिर कालानुक्रम है जिसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और हम यहाँ पे काफ़ी सारी लंबी वीडियोस की सीरीज लाएंगे जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का पोस्टमार्टम करके देखेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2024 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अब 2023 का ही क्वेश्चन आया था और ये जो है न्यू ट्रेंड से क्वेश्चन था। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन का को सॉल्व हम कैसे करेंगे। 2023 में ये इस प्रकार के दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था हिस्ट्री से और दूसरा क्वेश्चन था पॉलिटी से। लेकिन दोनों क्वेश्चन की जो थीम थी वो एक ही थी। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कथन दो था 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो जो ये दोनों कथन है ये दोनों कथन सही हैं, क्योंकि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। 2014 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथ ही 1905 में इसी दिन, इसका मतलब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था, इसीलिए मनाया जा रहा है। तो जो पहले और दूसरे दोनों कथन हैं ये दोनों सही हैं और साथ ही कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। तो ये तो बात हो गई आंसर की। लेकिन अब इससे हमको सीखना क्या चाहिए या फिर आगे आने वाले समय के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए। अब सबसे पहले इसका ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि एक सोर्स, इसका सोर्स क्या था। तो इसका सोर्स भी स्पेक्ट्रम थी। इसमें आप देख सकते हैं कि करंट प्लस, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित आयोजित किया गया, जहाँ से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो जो ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1905 में इसी दिन से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और जो पहला ऑप्शन है ये करंट अफेयर से आया है। तो अब आपको क्या करना है आगे के लिए, जितनी भी हिस्टोरिकल जो डेट्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स हैं उनको, प्लस उनसे रिलेटेड कोई नया करंट अफेयर तो नहीं है, इन चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी है। तो जैसे तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 8 अगस्त को। तो आपको याद रखना है कि 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या फिर उसका संबंध अगर हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री का संबंध करंट अफेयर से कैसे है, मतलब इंटरकनेक्ट करके आपको पढ़ाई करनी है। और अगला क्वेश्चन जो था यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन था ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया। ये देखिए 2023 में क्वेश्चन था। यहाँ पे पहला कथन दिया है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये सबको पता है कि ये सही है, क्योंकि 26 नवंबर को क्या हुआ था, हमारा जो संविधान है पूरा बन के कंप्लीट हुआ था। लेकिन दूसरा कथन अगर पढ़े 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है और दूसरा गलत है, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा सी। मतलब कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन आगे देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार होना है। जितने भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स हैं और उनसे संबंधित अभी जो नए दिवस मनाए जा रहे हैं उन पे आपको बहुत पैनी नज़र रखनी है, जिससे आपके यहाँ के से क्वेश्चन गलत ना हो सके। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ये 2023 में आया हुआ एक और क्वेश्चन है, जो कि मैंने फिर बताया था कि जितने भी एक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट करनी है, जिनमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट है, ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। अभी हमने 2024 में देखा था और अभी ये
2023 का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो हम सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट है, क्योंकि इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए, और ये तीनों गलत हैं इसके आंसर। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का, फिर 53 का, फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर उसके बाद परिषद अधिनियम आता है, फिर 1909, फिर 1919, 1935, जितने भी अधिनियम हैं, ये देखिए यहाँ पे हम दिए हुए हैं सारे के सारे। ये फैक्ट भी दिया हुआ है हमारा स्पेक्ट्रम में, और साथ ही यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दी है यूनिट 9 में। सारे के सारे एक्ट आपको कंप्लीट कर लेने हैं। 1773, 1858, ये 20 संवैधानिक विकास जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर अधिनियम एक्ट है, फिर चार्टर एक्ट हैं, 4 एक्ट हैं इनमें चार्टर एक्ट में, फिर इसके बाद 1858 का अधिनियम, फिर भारतीय परिषद अधिनियम, फिर इसके बाद ये सारी की सारी भूमिका आपको कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि स्पेक्ट्रम आप आपको कम टाइम में सिलेक्टिव टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहिए। पूरी स्पेक्ट्रम मत पढ़िए, सिलेक्टिव स्टडी करिए ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट ले सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये था 2023 में भारत सरकार अधिनियम, मतलब एक ही साल में दो क्वेश्चन, नहीं अच्छा 2022 का क्वेश्चन है ये। तो 2022 में फिर से देखिए आप एक्ट से क्वेश्चन है, तो समझ जाइए कि कितने इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एक्ट। तो 2025 में भी अगर एक्ट से कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हमको मतलब सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको जितने भी एक्ट हैं सारे के सारे बहुत अच्छे से करके जाने हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो जो प्रांतीय सरकार थी, उसमें दो प्रकार के विषय जोड़े गए, आरक्षित और अंतरित। तो यहाँ क्वेश्चन है कि आरक्षित विषयों में कौन कौन से विषय माने गए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो आरक्षित विषय होते हैं वो गवर्नर के लिए सुरक्षित होते हैं, जो अंतरित होते हैं वो प्रांत सरकार के लिए मतलब ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर अंग्रेज शासन कर रहे हैं तो अंग्रेज अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय हैं उनको रखेगी अंग्रेज सरकार। इसका मतलब है, इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब है कि न्याय प्रशासन उनके पास होगा, भू राजस्व भी उनके पास होगा और पुलिस भी उनके पास होगी। केवल स्थानीय प्रशासन को छोड़कर जो जितने भी इम्पोर्टेंट विषय हैं वो सारे के सारे किसके पास होंगे? गवर्नर के पास होंगे। इसका मतलब इसका आंसर 1, 3 और 4 होगा, और वो है सी। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम में आपको जाना है। एक मिनट, ये गांधी का अभ्युदय वाला जो चैप्टर है, इसमें पेज नंबर 369 पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1919 जो अधिनियम है 1919 का, उसके बारे में पूरी की पूरी विशेषताएं दी हुई हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं हस्तांतरित विषय और सॉरी ये आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दोनों के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन इत्यादि शामिल थे इसमें, आरक्षित विषय में। जबकि स्थानीय प्रशासन किसमें था? हस्तांतरित में। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको आगे भी इन पे बहुत ही ध्यान से नजर रखनी है, ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो सके या फिर आप छोड़कर ना आए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 2022 के। 2022 में ये क्वेश्चन था क्रिप्स मिशन से, और ये भी इसका भी जो सोर्स है वो स्पेक्ट्रम ही है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन था, संविधान सभा की प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं तथा साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो जो ये कथन है ये सही है, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन है उसमें ये बात की गई थी कि जितने भी सदस्य होंगे वो प्रांतीय विधानसभाओं से होंगे और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित होंगे। अगर इसका दूसरा स्टेटमेंट पढ़ें, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी
भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन है इसमें ये कहा गया था कि जो प्रांत भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं या फिर भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अलग संविधान बना सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं थी कि ब्रिटेन के साथ अलग संधि करेंगे। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत है। इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं, डिटेलिंग स्पेक्ट्रम में दी हुई है, जिसका आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं हुआ, वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इस प्रकार का अधिकार होगा। तो इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप, एकदम मतलब पिन पॉइंट यहाँ से उठाया गया है ये पूरा क्वेश्चन। तो आपको स्पेक्ट्रम बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, इस हिसाब से आपको स्टडी करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन था 2022 का, जो कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा। इसमें था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये है कंपनी से दिया हुआ है। ये जो भारतीयों कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन से क्वेश्चन है। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां या फिर गोदाम स्थापित किए। तो इसका अगर हम सोर्स देखें यहाँ पर, ये देखो, गोलकुंडा के सुल्तान, जिंजी मुद्रे और तंजावर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। तो यहाँ पे नायक हैं, साथ ही गोलकुंडा के सुल्तान हैं, लेकिन यहाँ पे गजपति शासकों की बात नहीं की गई, क्योंकि जो गज तो यहाँ पर जो गजपति शासक हैं उनका संबंध नहीं है डचों से। इसका मतलब है कि जो पहला वाला है वो गलत है। तो अगर आपको पता है कि पहला गलत है, इसका मतलब कि ये गया और ये गया, और एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब है कि अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये दोनों सही हैं। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा बी। अब इसी के साथ जो 2022 के हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, केवल एक क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही आपको बताना है कि जो इस क्वेश्चन का जो सोर्स है वो किस चैप्टर में, स्पेक्ट्रम के किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको ये कमेंट करना है कि किस चैप्टर से स्पेक्ट्रम के ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको जुड़ा रहना होगा कूला कागज के साथ। और ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि आपको कौन-कौन सी किस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर यूपीएससी 2025 में कर सकें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको जुड़ा रहना होगा मेरे साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।